नवंबर 1970 मनपुरा आइलैंड के मोहम्मद हाई रोज की तरह आज भी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। अचानक रेडियो पर कुछ आवाज आती है, रेड 4। किसी को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। फिर दूसरी बार एक और टूटी फूटी आवाज आती है, बिग डेंजर कमिंग। ये वार्निंग थी एक साइक्लोन की। मनपुरा आइलैंड के लोग पहले भी साइक्लोन का कई बार सामना कर चुके थे। हवाएं अब काफी तेज हो चुकी थी। रेडियो पर सुनी हुई वार्निंग को कंफर्म करने हाई अपने पड़ोस के अंकल के घर जाता है। वे लोग सोचते हैं कि वार्निंग तो उन्हें 4 की मिली है। अगर 1 से 10 की स्केल में देखा जाए तो ये साइक्लोन ज्यादा खतरनाक नहीं है और उनके घर ही ऐसे छोटे मोटे साइक्लोन का सामना करने के लिए काफी हैं। तो वे लोग डिसाइड करते हैं अपने अपने घरों में ही रहने का। और यही सेम गलती बांग्लादेश में रह रहे 3 लाख से ज्यादा लोगों के मौत का कारण बनती है। A massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. धरती पर आने वाला सबसे बड़ा तूफान जो हमारे सुपर हीरो शक्तिमान जैसा गोल गोल घूमता जरूर है, लेकिन इसके इरादे सुपर हीरो जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये तूफान अपने साथ बारिश, हवा और लहरों को मिला लेता है, जिससे तबाही का मंजर और भी भयानक हो जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा ये साइक्लोन बनते कैसे हैं। साइक्लोन बनते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हमारे अर्थ पर सनलाइट हर जगह इक्वली नहीं पड़ती है। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि इक्वेटर, वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। और क्योंकि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो आसपास की ठंडी और हाई प्रेशर वाली हवा इस लो प्रेशर वाली जगह को भरने के लिए आगे बढ़ती है। चारों तरफ से आ रही ये तेज हवाएं टकराने पर गोल गोल घूमने लगती हैं और अगर लोकल इन्वायरमेंट ऑप्टिमल कंडीशन पर होता है तो ये गोल घूम रही हवाएं साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। ये साइक्लोन कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। लोकेशन के बेसिस पर साइक्लोन के ही कई अलग अलग नाम हैं, जैसे कि हरिकेन और टाइफून, पर टॉर्नेडोज इससे थोड़े अलग होते हैं। ये सिर्फ जमीन पर ही आते हैं और ये तब तक नहीं दिखाई देते जब तक कि इसमें मलबा न शामिल हो। हरिकेन के मुकाबले टॉर्नेडोज काफ़ी छोटे होते हैं। जब हमने इसके पीछे की साइंस को समझ लिया है, अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 8 नवंबर 1970 बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन बनना स्टार्ट होता है और नॉर्थ की तरफ मूव करने लगता है। 11 नवंबर 1970 साइक्लोन कोस्ट लाइन के काफ़ी करीब पहुंच चुका होता है और इस दिन हवाएं 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती हैं। 12 नवंबर 1970 रात होते ही हाई टाइड के दौरान ये साइक्लोन कोस्ट लाइन को हिट करता है और हाई टाइड की वजह से लहरें 20 फीट ऊपर तक उठने लगती हैं। आसपास के सभी घरों में पानी भरने लगता है, गांव के गांव डूबने लगते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही दिन है जब मोहम्मद हाई ने रेड 4 की वार्निंग सुनी थी। हाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए सभी को ऊपर के फ्लोर पर जाने को बोलता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी ऊपर के फ्लोर में भी भरने लगता है। अब घर में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ पे वे जा सकते थे। जैसे तैसे हाई अपनी फैमिली को घर के एकदम टॉप यानी छत पर पहुँचाता है, पर इतनी तेज हवा में उनका छत पर टिकना ही मुश्किल हो रहा होता है। हाई के घर के बगल में एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ होता है। हाई का प्लान होता है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो सभी को उस नारियल के पेड़ पर जाना होगा। अंधेरे और तेज हवा के चलते हाई खुद सबसे पहले जाने को डिसाइड करता है। अंधेरे में ही हाई छलांग लगा देता है, बट फॉर्चुनेटली हाई पेड़ पर पहुंच जाता है और वहां से चिल्लाता है, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। उसे लगता है कि परिवार के बाकी सदस्य भी उसके पीछे आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अब पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि उसका घर पूरी तरीके से डूब चुका होता है। हाई के हाथ पैर भी जवाब दे रहे थे, पर किसी तरीके से हाई रात भर उसी पेड़ से चिपका रहा। 13 नवंबर 1970 साइक्लोन की अगली सुबह जब पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ तो हाई देखता है ना उसका घर है ना उसकी फैमिली। He saw that his house was demolished and he was fainted due to too much pain. हाई की तरह ही ईस्ट पाकिस्तान की सभी कोस्ट लाइन पर यही हाल था। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जबकि कितने ही लोग समुंदर में बह गए होंगे इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे टाइम पर जब दुनिया में इतनी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी और वेस्ट पाकिस्तान से वार्निंग कॉल भी मिली थी, इसके बावजूद ईस्ट पाकिस्तान अपने लोगों को क्यों नहीं बचा पाया। Areas as big as Scotland have become vast graveyards. Many carcasses will have to remain unburied for weeks to come. इसका जवाब मिलेगा वेस्ट पाकिस्तान की वार्निंग कॉल में। रेडियो पर जब वार्निंग आई थी, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ईस्ट पाकिस्तान के मनपुरा और बाकी आइलैंड पे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे। किसी भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए
यहाँ के लोगों को सिर्फ रेडियो पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमेशा से ही 1 से 10 की वार्निंग स्केल यूज कर रहे थे। उस दिन जब वेस्ट पाकिस्तान ने वार्निंग दी तो उन्हें लगा कि लेवल 4 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान ने न्यूली डेवलप्ड सफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल का यूज करके वार्निंग दी थी, जिसमें लेवल 4 काफी खतरनाक होता है। बट रेडियो पर वार्निंग दे रहे इंसान ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। पर क्यों? इसके पीछे का रीजन था अगले महीने होने वाले 1970s के इलेक्शंस। काफ़ी टाइम से चली आ रही देश के दोनों हिस्सों में टेंशन की वजह से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल और उस समय के प्रेसिडेंट याह्या खान को लगता था कि ईस्ट पाकिस्तान से उन्हें कोई भी वोट नहीं मिलने वाले। इसलिए याह्या खान ने इंटेंशनली ईस्ट पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग, ज़रूरती चीज़ें और मेडिकल रिलीफ टाइम पर ना देने का डिसीजन लिया। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमसे थोड़ी गलती हो गई, बाकी सरकार जितना कर सकती थी उतना करी। साइक्लोन के 12 दिन बाद जब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में लाहौर में खड़े फुली लोडेड रिलीफ गुड्स की फोटो छपती है और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो कुछ हेल्प वेस्ट पाकिस्तान एरोप्लेन के थ्रू इम्पैक्ट साइट पर पहुंचवाता है। और इस डिले के पीछे कारण बताया जाता है कि इंडिया ने उन्हें अपने एरोस्पेस में फ्लाई करने के लिए परमिशन नहीं दी थी, जिसे इंडिया सिरे से नकार देता है। ऐसे ही घटिया डिसीजंस की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में वेस्ट पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिसका असर हमें 1970s के इलेक्शन में भी देखने को मिलता है। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें वोट किया जिन्होंने सच में उनकी मदद की थी, और वो थे अवामी लीग के शेख मुजीबर रहमान, जिन्होंने विक्टिम्स की आवाज इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाई, जिससे बहुत सी कंट्रीज रिलीफ पहुंचाने के लिए आगे आती हैं। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले ईस्ट पाकिस्तान के पास 169 सीटें थीं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के पास 144 सीटें थीं। इसीलिए अवामी लीग ने 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीटों में 167 सीटें अकेले जीत ली, जबकि एग्जैक्ट इसी का उल्टा वेस्ट पाकिस्तान में देखने को मिला, जहां पर अवामी लीग एक भी सीट नहीं जीतती है। यानी अवामी लीग पाकिस्तान में सरकार बनाने वाली थी। ये देख पाकिस्तान के जनरल याह्या खान इस इलेक्शन को कैंसिल करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आए थे। 1 मार्च 1971 याह्या खान इलेक्शन कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करवाते हैं। ये सुन ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और अब लोग आज़ादी के नारे लगाने लगते हैं। 7 मार्च 1971 अवामी लीग जनता के साथ खड़ी होती है और शेख मुजीबुर रहमान एक बहुत ही पावरफुल और आइकॉनिक स्पीच देते हैं। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। आज़ादी की लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ी रही होती है कि 25 मार्च 1971 को करीब रात 11:30 बजे वेस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से एक जीनोसाइड स्टार्ट कर देता है। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसका एम होता है जो भी पॉपुलर और इंटेलेक्चुअल लोग बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं, उन्हें या तो अरेस्ट कर लो या तो मार दो। अगले 2 ही घंटे में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ढाका को कैप्चर कर लेती है और रात को 1:30 बजे मुजीबुर रहमान को उनके आवाज़ से गिरफ्तार कर वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। अब बांग्लादेश का सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान की कैद में था, लेकिन स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस अरेस्ट से पहले ही मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेशियों के लिए अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया होता है, जिसको टेलीकास्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से ये मैसेज अगले दिन यानी 26 मार्च को लोगों तक पहुंचता है। ये वो मोमेंट था जब पूरा बांग्लादेश खुद को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एकजुट हो जाता है और स्टार्ट होती है एक लिबरेशन वॉर। इस वॉर का एंड एक क्लासिक मोमेंट पे होता है जब इंडियन आर्मी अपना शौर्य दिखाते हुए दुनिया के नक्शे को ही बदल देता है। तकरीबन 9 महीने पाकिस्तान की जेलों में बिताने के बाद 10 जनवरी 1972 को मुजीबर एक हीरो की तरह अपने देश वापस आते हैं और बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। ऑल्दो ये वॉर 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुई थी, लेकिन बांग्लादेशियों ने जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सुनी थी उसी दिन को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मानते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को ही एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता है। एंड दिस वॉज द स्टोरी दैट शोज हाउ अ साइक्लोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिबरेशन ऑफ ए नेशन, बांग्लादेश।
हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए या फिर कोई सजेशन देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।